गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छी होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर हम आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयाग एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। भारतीय राज व्यवस्था में हमने पढ़ लिया है संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। उसके बाद अब आगे आज हमको पढ़ना है उस भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। इसमें विशेषताओं के विषय में मैं काफ़ी कुछ बताऊंगा आप लोगों को, और इसके साथ जो राजनीति विज्ञान के या नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी नहीं रहे हैं उनके लिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जो कि आप लोगों को खूब अच्छी तरह से इसके बाद समझ में आ जाएगा, और आप लोग बहुत सी चीज़ें पहली बार समझेंगे होता क्या है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं। तो जो भारतीय संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा, उसमें क्या क्या विशेषताएं थीं। सबसे पहले इसमें आता है कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, अर्थात यह संविधान जनता के द्वारा निर्मित है। लोकप्रिय का मतलब क्या हुआ, जनता, सामान्य जनता। तो जनता द्वारा निर्मित है, और जनता ही क्या चीज़ है, यहाँ पर संप्रभु है। तो जनता द्वारा, हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों के द्वारा ये निर्माण किया गया है। इसलिए भारत की जनता ही क्या चीज़ है, इस संविधान के अनुसार संप्रभु है, सर्वोच्च है, और वही इस संविधान का आधार है। इसके बाद दूसरा आता है, ये विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, यानी कि इसके लिए निर्धारित है कि निश्चित समय में इसका निर्माण हुआ है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसका निर्माण हुआ है, और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें आप इसी से ही देख लेंगे कि अमेरिका में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में सिर्फ 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। और आपको आश्चर्य होगा बहुत से लोगों को जान करके कि ब्रिटेन का लिखित संविधान है ही नहीं, तो उसमें अनुच्छेद की बात ही नहीं आई। ब्रिटेन जिसने भारत पर इतने सालों तक कब्जा किया, उसका अपना खुद का कोई लिखित संविधान नहीं है। आप यदि जाएं किसी भी लाइब्रेरी में बोलें कि हमें संविधान चाहिए ब्रिटेन का, तो बोलेंगे ब्रिटेन का कोई संविधान ही नहीं है, तो वहाँ का संविधान अलिखित है। तो जब अलिखित है तो बड़ा हो ही नहीं सकता है। अब भारत का संविधान 22 भाग, 395 अनुच्छेद और वर्तमान 12 अनुसूचियाँ हैं इसमें। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा है ये। इसके बड़े होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो सिर्फ एक कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये संविधान में संघ एवं राज्य दोनों के लिए एक ही व्यवस्था की गई है। मतलब कि एक ही संविधान में संघ का शासन कैसे चलेगा, राज्यों का शासन कैसे चलेगा, सब कुछ एक ही संविधान में बता दिया गया है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, हर चीज़ बताया गया है कि भारत का शासन किस प्रकार से चलेगा। इस कारण यह काफ़ी बड़ा हो गया है। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अमेरिका के संविधान में सिर्फ संघ की बात की गई है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, 7 अनुच्छेद जो है ना, उसमें सिर्फ संघीय शासन के विषय में बात की गई है, और वहाँ पर राज्यों का अपना खुद का अलग संविधान है। जैसे यहाँ पर पहले जम्मू कश्मीर का अपना संविधान हुआ करता था, लेकिन अब वो समाप्त हो गया, तो वहाँ पर राज्यों के अलग संविधान है, तो सिर्फ उसमें क्या किया गया है, केंद्र की बात की गई, हो गया,
कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन है, ठीक, वहाँ तो उतना ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं। तो संघ एवं राज्य यानी पूरे भारत के लिए शुरुआत से लेकर के, यानी संघ से लेकर के स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज तक का वर्णन इसमें कर दिया गया है। यही कारण है कि इस विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये लिखित संविधान है, निश्चित दिन से 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू हुआ, 26 नवंबर 1949 को ही इसका निर्माण समाप्त हुआ। ठीक है, लिखित संविधान एवं विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। फिर अगला है लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि भारत लोकतंत्र है और उसके साथ लोकतंत्र होने के साथ साथ गणराज्य भी है। यानी कि भारत में जो सत्ता का परिवर्तन होता है वो जनता के द्वारा होता है, अर्थात राज सत्ता किस पर निर्भर है, जनता के हाथों में, वो जिसे चाहती है उसे प्रदान करती है। इस तरह से लोकतंत्र है। ठीक है, और यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति को बोलते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो यहाँ का है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता, यानी राजा नहीं होता। जहाँ का राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राज्याध्यक्ष निर्वाचित हो उसे बोलते हैं गणराज्य। ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। क्यों गणराज्य नहीं है? क्योंकि वहाँ पर महारानी है। अमेरिका गणराज्य है क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति क्या किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले तक नेपाल गणराज्य नहीं था, यहाँ राजशाही थी, लेकिन अब वो भी गणराज्य बन गया। जापान गणराज्य नहीं है क्योंकि गणराज्य में जो शासन होता है महाराज करते हैं। इसी तरह से भूटान हमारा पड़ोसी देश गणराज्य नहीं है, वहाँ पर जो सम्राट है राजा हैं वो राज्य करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित है, इसलिए भारत क्या है, गणराज्य है। लोकतंत्र यानी कि जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए क्या चीज़ है, लोकतंत्र है। इसके बाद अगली इसकी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि भारत क्या चीज़ है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष का मतलब निधर्मी या विधर्मी नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों को क्या मानना, सभी धर्म समान है, यानी कि हर एक धर्म को क्या माना जा रहा है, भारतीय संविधान द्वारा समान माना जा रहा है। किसी भी धर्म को, यानी कि कोई भी धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब हुआ कि भारत का राजधर्म कोई नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान का राजधर्म है इस्लाम, यानी वो इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, नेपाल का है हिंदू, तो वो हिंदू राज्य है, हिंदू राष्ट्र। लेकिन भारत का जो राजधर्म है वो कोई राजधर्म नहीं है, इसलिए भारत के लिए, भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्म क्या हैं, समान है। और भारत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब भारत का एक शब्द में कहा जाए तो भारत का कोई राजधर्म नहीं है। तो इस तरह से क्या चीज़ है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके बाद आता है कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। ये होता है कि आखिरकार संविधान का जो बदलाव है, यानी संविधान एक बार बना दिया गया तो हमेशा लागू नहीं रह सकता, उसमें क्या है, बदलाव चाहिए, जिसे हम संशोधन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो संशोधन है वो दोनों तरीके का लिया गया है, ना ही लचीला संविधान संशोधन है और ना ही कठोर है। जैसे कि अमेरिका का संविधान बहुत कठोर है, उसमें अभी तक कितने 100 साल 150 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 सिर्फ संविधान संशोधन हुए। अब भारत में 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो गए हैं, लगभग 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि 70 यानी लगभग 70 वर्ष में कितने 73 वर्ष हो गए हैं और लगभग 105 से 108 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो इसमें जो संविधान संशोधन है उसमें कठोरता और लचीलेपन का समन्वय स्थापित किया गया है। यहाँ 3 प्रकार के संशोधन पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे संविधान यानी संशोधन पहले प्रकार में आते हैं जो कि सामान्य तौर पर बिल्कुल साधारण बहुमत से, ठीक है, पारित कर दिए जाते हैं, यानी जितने लोग उपस्थित हैं, मतदान करने वाले हैं, आधे से एक अधिक हो गया तो पारित मान लिया जाता है। दूसरे प्रकार का जो संविधान संशोधन होता है उसमें उपस्थित और मत देने वाले के 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। अब यहीं से देखिए कठोरता शुरू हो गई। उपस्थित और 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है दोनों में, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। और कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें
संशोधन करने के लिए आवश्यक होता है 2/3 बहुमत तो संसद में चाहिए और उसके बाद आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। तो ये 3 प्रकार के संविधान संशोधन है। जब मैं संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तब विस्तार से इनको बताऊंगा। तो कुछ बिल्कुल लचीलेपन से तुरंत संविधान संशोधन आ जाते हैं और कुछ क्या होते हैं कठोरता के साथ, यानी उनमें प्रतिबंध लगाया गया है जिससे कि बार बार उनमें परिवर्तन ना किया जा सके। समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला है संसदात्मक या मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था, यानी जहाँ जिस व्यवस्था में संसद सर्वोच्च होती है वह यानी शासन के सर्वोच्च यानी शिखर पर बैठती है, सर्वोच्च जो है होती है, जिसमें संसद प्रमुख होती है, वह मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण रखती है, उस व्यवस्था को संसदात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। और ये मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के ही सदस्य होते हैं, इसलिए इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। भारत में मंत्रिमंडल होता है जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ जितने भी उसके मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है, वो मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था के ही अंग है। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी एक खासियत ये भी होती है कि यहाँ पर नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो हमारा जो राष्ट्रपति है वो क्या है, नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष। इसे मैं यही बता रहा हूँ कि मैं एक आप लोगों को वीडियो ये लेकर के आऊँगा जिसमें मैं शासन के प्रकार बताऊंगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा संसदात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का इसमें, ठीक है, आपको उतना व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसके बाद अगला आता है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो एकात्मक लक्षण और संघी संघात्मक। संघात्मक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर शासन की शक्तियों का बंटवारा हो, उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था। तो भारत में आपको पता है कि 3 प्रकार के वैसे मुख्य रूप से हैं, लेकिन जो है ना प्रमुख रूप से 2 ही हैं। संघीय शासन कहाँ से चलता है, दिल्ली से चलता है, केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं। हर एक राज्य का शासन अलग से चलता है जिसे हम बोलते हैं राज्य की, यानी राज्य की सरकार। ठीक है, जैसे उत्तराखंड की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, हिमाचल प्रदेश की सरकार है। ठीक है, तो ये सभी सरकारें जो है अपना अलग अलग स्वतंत्र कार्य करती हैं। तो ये संघात्मक सरकार का या संघात्मक शासन व्यवस्था का एक पहलू है। और जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होता है उस व्यवस्था को बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। तो शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में। इसी तरह से एकात्मक लक्षण का मतलब हुआ कुछ ऐसे भारत में लक्षण है जो एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण है। एकात्मक का मतलब हुआ कि जहाँ पर शासन सिर्फ एक ही स्थान से चलता है। ठीक है, तो इसके लिए एकात्मक लक्षणों में क्या चाहिए आता है, सबसे पहला हमारा संविधान ही एक है, मात्र एक संविधान है, राज्यों के अलग अलग संविधान नहीं है। और भारत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या चाहिए होती हैं, एकात्मकता का बोध कराती हैं। जैसे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यानी भारतीय सिर्फ और भारत के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। पहली बात तो अमेरिका का नागरिक है, फिर उसके बाद वो अपने राज्य का भी नागरिक है। जैसे उत्तराखंड का नागरिक है तो वो उत्तराखंड का भी नागरिक होगा वहाँ पर। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत में भारत का नागरिक है, भारतीय है, ना कि कोई उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश का या बिहार का है, ऐसा उसमें नहीं दिया गया है। तो ये हो गया। और इसी तरह से एकात्मक जो लक्षण है वो कई जगहों पर और भी पाए जाते हैं। जैसे आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, तो शीर्ष पर न्यायालय बैठा हुआ है। ठीक है, उसमें एकात्मक लक्षण है, हालांकि उसके अधीनस्थ तो हैं, लेकिन वो क्या चीज़ चाहता है, वो सभी के ऊपर बैठा हुआ है और सभी के आदेशों को रद्द कर सकता है। तो ये कुछ मैंने आपको बताया एकात्मक लक्षण है, लेकिन एकात्मक लक्षण कम है, परंतु संघात्मक व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। ठीक है, इसलिए इस पर कई लोग आरोप लगाते हैं, जैसे केसी व्हीयर हैं, इन्होंने इसे भारत की जो शासन व्यवस्था है उसे अर्धसंघीय व्यवस्था कहा है। ठीक है, डी बसु है हमारे दुर्गादास बसु, वो बोलते हैं भारत ना तो क्या है एकात्मक है और ना ही संघात्मक है, वो एकात्मक और संघात्मक लक्षणों का क्या है समन्वय है उसमें। तो ये शासन व्यवस्था की एक अनोखी यानी व्यवस्था है। नहीं तो कोई देश जैसे अमेरिका है वो सिर्फ संघात्मक है, ठीक है, ब्रिटेन है वो एकात्मक है,
वहाँ का शासन व्यवस्था एकात्मक है। इसी तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, इस पे किसी प्रकार का संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह संसद के द्वारा बनाए गए जितने भी कानून हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, यानी कि देख सकता है कि कानूनी रूप से ये नियम सही बनाए गए हैं अथवा नहीं। यदि कानूनी रूप से सही नियम नहीं बनाए गए हैं तो उन्हें रद्द करने का उसे पूरा अधिकार है। तो इस तरह से न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका या विधायिका से, संसद से बिल्कुल स्वतंत्र होकर के कार्य करती है, इसका वो बिल्कुल अंग नहीं है। फिर मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्यों की व्यवस्था, भारत में जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो मौलिक अधिकार मांगे जा रहे थे। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिक को नागरिक होने के लायक बनाते हैं, और मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो क्या होते हैं, संविधान के द्वारा व्यक्तियों को दिए जाते हैं, यानी वो मूल अधिकार होते हैं, उन्हें संविधान में लिखा जाता है। और इसका जो सबसे पहला हमको दर्शन मिलता है वो मिलता है फ्रांस में, यानी फ्रांस के उसमें संविधान में, और उसके बाद ये अमेरिकी संविधान में है। तो मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से व्यवस्था ली गई है। मौलिक कर्तव्य यानी संविधान अधिकार तो चाहिए, उसके बाद कर्तव्य भी कुछ निर्धारित किए गए हैं नागरिकों के, उन्हें अधिकार देने के साथ साथ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, 11 मूल कर्तव्य हैं। ये सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आता है सामाजिक समानता की व्यवस्था। भारत में सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, इसे दूर करने के लिए उसमें ही व्यवस्था कर दी गई है और अधिकार भी दिया गया है समानता का अधिकार, यानी सभी व्यक्ति समान हैं और उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। रंग, भेद, लिंग, जन्म स्थान, धर्म आदि किसी भी आधार पर, किसी भी स्तर पर असमानता नहीं व्यक्त की जाएगी, या असमानता को गैर कानूनी माना जाएगा और दंडात्मक अपराध माना गया है। इस बात है कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था। भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है। कल्याणकारी राज्य में जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बूढ़ों को मदद, इसी तरह से जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति, और जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। और जो जैसे वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्व अवकाश, इसी तरह की ये व्यवस्थाएं। कल्याणकारी का मतलब ये है कि भारत सिर्फ जनता से लेता नहीं है बल्कि आवश्यकता कर पड़ने पर उनके साथ खड़ा रहता है और उनके कल्याण का कार्य भी करता है। तो ये पिनिकी कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है, और कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना, इसमें पूरा पूरा गांधी दर्शन दिखाई पड़ता है, यानी गांधी के द्वारा जो जिस राज्य की कल्पना की गई थी उस तरह की ये बात करता है। इसके बाद आता है विश्व शांति का समर्थक। ठीक है, भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम को महत्व प्रदान करता है और इसके संविधान में इसका उल्लेख भी किया गया है कि भारत और भारत के राज्य ऐसे कार्य क्रियाकलाप करेंगे जिससे कि विश्व शांति स्थापित होने में मदद मिले। ठीक है, ये जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व, उसमें इसकी व्यवस्था की गई है। इसके बाद आता है सार्वभौमिक मताधिकार। भारत में, ठीक है, शुरुआत से मैंने यहीं से किया है, फिर यहीं पर अंत कर रहा हूँ। सार्वभौमिक अधिकार, मताधिकार, यानी भारत में हर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी पंथ को मानने वाला हो, उसे सरकार चुनने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो हो, उसे मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं थीं, और ये विशेषताएं भी पूछी जाती हैं, प्री में भी पूछी जाती हैं, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा योगदान या सबसे ज़्यादा इसमें से जो प्रश्न आते हैं वो
आईएएस और पीसीएस मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को व्याख्यायित करके इसे बताने की कोशिश की है, इसी तरह से आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए, इसमें और कुछ जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और सोचने की कोशिश कीजिए कि इसमें और क्या क्या आ सकता है, इनमें हम क्या पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। जब आप भारतीय संविधान पूरा पढ़ लेंगे तब आपको ये सभी चीज़ें और अच्छी तरह से आ जाएंगी और इन्हें आप व्याख्या करने योग्य और जो है सक्षम हो जाएंगे। तो अब इन्हीं आशाओं के साथ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहें और मुझे ज़रूर बताएं कि और क्या मैं इसमें जोड़ सकता हूँ या क्या कमी रह गई है और क्या अलग से इसमें यानी कि और कुछ बताया जाना चाहिए या कुछ कमियां रह गई हूँ, उस कमियों को आप लोग बताइए, क्योंकि मुझसे अच्छा आप लोग जानते हैं कि इनमें क्या कमियां होंगी। और अभी तक मैं आप लोगों को नहीं बोलता था और अब बोल रहा हूँ कि आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी मैं आप लोगों को ऑनलाइन आकर के डायरेक्ट आपसे इंटरेक्शन करूंगा, यानी डायरेक्ट मैं आप लोगों से को पढ़ाऊंगा और डायरेक्ट आप लोगों से सवाल लेकर के उसी समय उत्तर भी देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग खुद, ठीक है, पढ़िए, दूसरों लोगों को भी यदि आपको अच्छा लगता है तो उन्हें आप सजेस्ट करिए कि इसमें से जाइए, इस चैनल पे जाइए और यहाँ पर पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो दूसरों को भी आप अच्छी तरह से क्या करेंगे, बता देंगे कि हाँ आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पर। और इसे नहीं आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, ना चाहें तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। डिसलाइक करेंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें कमी रह गई है, इसलिए इस कमी को मैं दूर करना चाहिए मुझको। और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए और अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे अग्रसर होइए। ओके, गुड इवनिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।